नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी मानव रोग की, और मानव रोग को दो भागों में बांटा था, एक जन्मजात रोग और दूसरा उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में हमने संक्रामक रोगों की बात की थी, और संक्रामक रोग में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ की बात हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। दोस्तों, आज हम जन्मजात रोगों के बारे में बात करेंगे। जन्मजात रोग, और ये जो जन्मजात रोग है इसको हमने दो भागों में बांटा था। फर्स्ट था इन रोगों की बात हम जन्मजात रोग में करेंगे। तो बच्चों देखो, जन्मजात रोग उन रोगों कहते हैं जो माँ के पेट में ही बच्चे के कुछ रोग हो जाते हैं, यानी कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे के कुछ रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ऐसे रोग होते हैं, तो वो मेंडेलियन विकार की श्रेणी में आते हैं। और अगर वो किसी कारणवश गुणसूत्र में हेरफेर होने के कारण, या उसमें कोई जीन के हट जाने या नया जीन जुड़ जाने के कारण, यानी कि जीन की श्रृंखला में कुछ चेंजेज आ जाएगा, तब वो गुणसूत्रीय विकार की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए, एक एक की बात करते हैं। फर्स्ट है वर्णांधता। वर्णांधता, देखिए वर्णांधता में क्या होता है। वर्णांधता में लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता। लाल और हरा रंग जो रोगी है उसको विभेद नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखें, इस रोग में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। दूसरी बात, इस रोग में पुरुष रोगी व महिला वाहक होती है। तो इस रोग में लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता है रोगी को। और दूसरी बात करते हैं, तो इस रोग में पुरुष तो क्या होगा, रोगी होगा, और महिला वाहक होगी। देखिए, इसमें महिला रोगी नहीं होती है, महिला वाहक ही होती है, और पुरुष रोगी होता है। होता क्या है कि ये XX क्रोमोसोम और ये XY क्रोमोसोम, ये XX महिला में XX होते हैं और पुरुष में XY होते हैं। मान लीजिए कोई वाहक महिला है, उसकी शादी सामान्य पुरुष से हो जाती है, तो वाहक महिला के ऊपर हमने एक X के ऊपर ये इस तरह से लगाया है। ये है लिंग सहलग्नता का निशान, यानी कि लिंग सहलग्न बीमारी ये है, सहलग्नता दर्शाती है। इसमें जो जीन होता है, इस वर्णांधता के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है, वो X क्रोमोसोम के ऊपर चिपक कर नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो होता क्या है, इस X से इस X, ये X से ये X, तो महिला, इस X से ये X, इस X से Y पुरुष, XX और XY सामान्य महिला, सामान्य पुरुष। अब देखिए यहाँ पर ये संलग्न का निशान है जो इसमें X के ऊपर है, यानी कि महिला है, XX है तो महिला है, और कैसी है, वाहक। इसमें देखिए XY, ये X के ऊपर ये है, इसका मतलब है कि ये पुरुष है, और पुरुष कैसा होगा, रोगी होगा। इसमें कोई संलग्नता का निशान नहीं है, इसमें कोई संलग्नता का निशान नहीं है। तो ये महिला सामान्य हो गई, ये पुरुष सामान्य हो गया।
ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें जो सहलग्न जीन है वो X के ऊपर होता है। अगर X के ऊपर है और X के साथ में दूसरा X है तो ये इसको डोमिनेंट नहीं होने देता है, यानी कि ये इसके प्रभाव को दबा देता है। एक X दूसरे X के प्रभाव को दबा देता है, जिससे ये महिला रोगी नहीं होती लेकिन वाहक होती है। अब यहाँ पर देखिए X है, X के साथ में X ना होकर Y है, और Y ये क्या होता है? रिसेसिव होता है, और ये डोमिनेंट होती है, यानी कि ये X के प्रभाव को Y दबा नहीं पाता है, इसलिए ये पुरुष कैसा हो जाता है? रोगी हो जाता है। यहाँ पर कोई सहलग्नता नहीं है, यहाँ पर कोई सहलग्नता नहीं है, यानी कि सामान्य हो गए। अगर मान लो कंडीशन ऐसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो क्या हो? इसमें क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन में दोनों X के ऊपर अगर सहलग्नता का निशान आ जाता है, यानी कि दोनों एक X के ऊपर वर्णांतता का जो जीन है वो अगर इसमें सहलग्नता दर्शा रहा है, तो ऐसी महिला इस दुनिया में आएगी ही नहीं। अब वो एम्ब्रियो स्टेज में ही वो बच्ची ख़त्म हो जाएगी या पैदा होते ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए कोई महिला रोगी नहीं होती है, कोई महिला रोगी नहीं होती है। ओनली क्या होती है? क्योंकि ये पैदा ही नहीं होगी। पैदा होगी तो कौन होगी? इस तरह की होगी जिसमें X के ऊपर सहलग्नता का निशान है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो इस रोग में क्या होगा? लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। इस रोग में पुरुष रोगी व महिला वाहक होती है। फिर देखिए, इस रोग को डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इस रोग को क्या कहा जाता है? डाल्टोनिज्म। इस तरह से ये 3 बातें याद रखनी है। इसके अलावा एग्ज़ाम में कोई बात इसके अलावा पूछी नहीं जाती है, बस यहाँ से पूछी जाती है। कौन वाहक होता है, कौन रोगी होता है, ये बात पूछ सकते हैं। और इस रोग का दूसरा नाम क्या है? डाल्टोनिज्म। दूसरी बात करते हैं हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया में क्या होता है? देखिए, हीमोफीलिया जो रोग है इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि रक्त अगर चोट लग जाती है तो रक्त जो 4 से 5 मिनट में 7 मिनट में जो रक्त बहना बंद हो जाता है, जिसे अपन क्लॉटिंग कहते हैं, वो क्लॉटिंग इस रोग में नहीं हो पाती है। और इसके कारण क्या होता है कि लगातार ब्लड लॉस होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए इस रोग को ब्लडर डिजीज़ भी कहते हैं। इस रोग को क्या कहेंगे? ब्लडर डिजीज़ भी कहते हैं। दूसरी बात, इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। इस रोग को शाही रोग भी कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं? देखिए, इस रोग की शुरुआत है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से मानी जाती है, जो शाही घराने से ताल्लुक़ रखती थी। वहाँ से यह रोग डिटेक्ट हुआ था, इसलिए इस रोग को शाही रोग कहते हैं। तीसरी बात, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट, इस रोग में पुरुष रोगी व महिला वाहक होती है।
इसमें भी वर्णांता की तरह ही महिला वाहक होती है और पुरुष रोगी होता है। तो बच्चों मुख्य इसकी बातें हैं। इस रोग को ब्लडर डिजीज़ कहते हैं। ये रोग शाही रोग कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से ये रोग डिटेक्ट हुआ था, वहाँ से ही इस रोग का पता चला था, इसलिए उस खानदान से संबंध रखने के कारण इसको शाही रोग भी कहते हैं। तीसरी बात है कि इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और चौथी बात है, इस रोग में पुरुष रोगी और महिला वाहक होती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये ध्यान रखें कि वाहक कौन होती है? महिला, और रोगी कौन होता है? पुरुष होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा रोग है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो बच्चों ध्यान रखिए, एनीमिया कई तरह का होता है और ये एनीमिया जो इसमें होता है वो एक अलग तरह का एनीमिया है जो जीन के कारण होता है। कोई एक जीन की कमी हो जाने के कारण ये एनीमिया होता है, जिसमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बनती है और प्रोटीन नहीं बनने के कारण हीमोग्लोबिन आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है और आरबीसी का जो शेप चेंज हो जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन पूरी तरह से रह नहीं पाता, यानी कि हीमोग्लोबिन उसमें एक अलग तरह का हीमोग्लोबिन हो जाता है, जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। और दूसरे एनीमिया भी होते हैं जो विटामिन B6, B12 की कमी से भी होते हैं, जो लौह तत्व की कमी से भी होते हैं। तो यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया है वो स्पेसिफिक प्रोटीन की कमी होने के कारण, जो जीन में हेरफेर होने के कारण स्पेसिफिक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये एनीमिया होता है। इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसमें जो आरबीसी होती है वो आरबीसी सिकल टाइप की, यानी कि हसियाकार। इसमें आरबीसी कैसी हो जाती है? हसियाकार आकृति की आरबीसी हो जाती है। कैसी हो जाएगी? हसियाकार यानी कि जो दराती होती है ना, किसान जो काम में लेता है, इस तरह की आकृति हो जाएगी। क्योंकि नॉर्मल जो शेप होती है आरबीसी की, वो आरबीसी की शेप इस तरह की होती है, लेकिन इसमें जो आरबीसी की शेप होती है वो चेंज होकर इस तरह से हो जाएगी। इसलिए इसको हसियाकार आकृति की आरबीसी कहते हैं। क्योंकि ये नॉर्मल सामान्य आरबीसी है और ये असामान्य आरबीसी है। तो बच्चों ध्यान रखें, सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी हसियाकार हो जाएगी। यह रोग एक विशिष्ट जीन में बदलाव हो जाने के कारण प्रोटीन बदल जाती है, जिससे आरबीसी का आकार बदल जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आरबीसी का शेप है जो सामान्य नहीं होकर हसियाकार हो जाता है, जिसमें सामान्य जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसमें नहीं रह पाता है, तो इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इस तरह से ये 3 रोग थे जो किसके अंदर आते हैं? मेंडेलियन विकार की श्रेणी में आते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन
दूसरी बात करते हैं गुणसूत्रीय विकार। किसी बात करेंगे गुणसूत्रीय विकार। और इसमें जो पहला जो रोग है डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। तो बच्चों डाउन सिंड्रोम का एक और नाम है मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम का एक दूसरा नाम है मंगोलिज्म। तो इसमें क्या होता है, इस रोग में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है और 21वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाने के कारण जो बच्चा है उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। क्योंकि 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है वो सोमेटिक गुणसूत्र है, यानी कि जो हमारी काया को देह को बनाने वाले जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं उसी में से ये गुणसूत्र होता है, जिसमें ट्राइसोमी हो जाने के कारण उसमें उसके शरीर में बदलाव आ जाता है। उसकी आकृति मंगोल जो देश है वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के समान हो जाती है। ललाट चौड़ा हो जाता है, मुंह खुला रहता है, मंद बुद्धि होते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखें कि डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यह ट्राइसोमी अर्धसूत्री विभाजन के समय अनियमितता के कारण होता है। इस रोग में बच्चा मंद बुद्धि, ललाट चौड़ा, भौहें मिली हुई, मुंह खुला, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ललाट चौड़ा होता है, भौहें मिली होती है, मुंह खुला रहता है और बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, मंगोलिज्म, ये पूछ सकते हैं। या मंगोलिज्म में क्या होता है, इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में क्या हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाती है। देखो थोड़ा सा समझते हैं, हमारे जो बॉडी है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी तो होते हैं कायिक, देह को बनाने वाले, और एक जोड़ी होते हैं एक्स वाई या एक्स एक्स, ये होते हैं लिंग का निर्धारण करने वाले, इसलिए इसको ये लिंगीय गुणसूत्र कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, लिंगीय गुणसूत्र, और ये है कायिक गुणसूत्र। तो देखिए 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं, इसलिए इसको कायिक गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पर जो ट्राइसोमी हो रही है वो इनमें हो रही है।
अब इनमें हो रही है तो इसका मतलब है कि लिंग पर कुछ असर नहीं होगा, यानी कि XX और XY में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारी बॉडी को बनाने वाले जो क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं 22 जोड़ी, जिसमें से 21वीं जोड़ी पर ट्राइसोमी होता है। ओके, नंबर 2, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, ये गुणसूत्र में अनियमितता होने की वजह से इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। 44 + XXY ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। एक गुणसूत्र बढ़ जाने से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पुरुष है, पुरुष में XY होते हैं, लेकिन इसमें X की जगह एक X और आ गया, यानी कि इसका डुप्लीकेशन हो गया है। और ऐसा हो जाने के कारण गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई, 47 हो गई, क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं और 46 क्रोमोसोम की जगह यहाँ 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो क्या होगा, यह अर्धसूत्री विभाजन के समय अनियमितता होने से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी कि मियोसिस होता है, तो उस समय एक ही जाइगोट में 2 XX चले जाते हैं, और ऐसा होने से क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऐसा पुरुष स्त्रियों के समान लक्षण दर्शाता है। स्त्रियों के समान लक्षण दर्शाता है। क्या, कैसे लक्षण, आवाज़ का मधुर होना, स्त्रियों के समान स्तनों का विकास, इस तरह के पुरुष नपुंसक होते हैं। नपुंसक होते हैं क्योंकि इनमें वृषणों का विकास नहीं हो पाता। इस तरह के पुरुष में वृषणों का विकास नहीं हो पाता। तो आवाज़ का मधुर होना, स्त्रियों के समान स्तनों का विकास, इस तरह के पुरुष नपुंसक होते हैं और इनमें वृषणों का विकास नहीं हो पाता। नपुंसक होते हैं, स्त्रियों के समान स्तनों का विकास और आवाज़ का मधुर होना, इस तरह के लक्षण इनमें आ जाते हैं, यानी कि स्त्रियोचित कैरेक्टर्स इनमें उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 डिजीज़ की, दूसरे रोग की, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और 45 क्रोमोसोम ही इसमें रह जाते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन के समय अनियमितता उत्पन्न होने से होता है।
इसमें महिला के स्तनों का विकास शारीरिक वृद्धि नहीं होती। महिला का कद छोटा रह जाता है। महिला मानसिक कमज़ोर होती है। तो इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम जो लिंगीय क्रोमोसोम होता है वो लिंगीय क्रोमोसोम एक ही रह जाता है। 22 जोड़ी क्रोमोसोम वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन एक क्रोमोसोम इसमें टूट जाता है, हट जाता है, एक ही एक्स रह जाता है। रहना चाहिए XX, बट यहाँ पर एक एक्स की कमी हो जाएगी, और ऐसा हो जाने से महिला में कुछ कमी हो जाती है। वो कमियाँ कैसी होगी, महिला के स्तनों का विकास नहीं हो पाता है, शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, महिला का कद छोटा रह जाता है, महिला मानसिक रूप से कमज़ोर होती है, और ऐसी महिला बांझ होती है। ऐसी महिला क्या होती है, बांझ होती है। इस तरह से ये टर्नर सिंड्रोम की बात हुई। नेक्स्ट है चौथा है पटाव सिंड्रोम। तो पटाव सिंड्रोम में क्या होता है, इस पटाव सिंड्रोम में जो बच्चा होता है उसमें 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाने के कारण उसमें तालू का कटा होना, होठ का कटा होना, और जो उसके उंगलियां होती है वो मिली हुई होती है, और ऐसा बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। इस रोग में 13वीं जोड़ी गुणसूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी हो जाती है कहाँ पे, 13वीं जोड़ी पर। इस रोग में बच्चे के तालू का कटा होना, होठ का कटा होना व अंगुलियों का आपस में मिला होना हो सकता है। तो अगर पटाव सिंड्रोम होता है तो ऐसे बच्चे में 13वीं जोड़ी क्रोमोसोम में जो ट्राइसोमी होगी उसके कारण बच्चे में तालू का कटा होना, होठ का फटा होना, या तालू का एब्सेंस होना, या उसकी उंगलियां होती है वो उंगलियां आपस में मिली हुई हो, इस तरह की डिजीज़ में ये सब हो सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 5वें रोग की, केट क्राई सिंड्रोम। दोस्तों केट क्राई सिंड्रोम में क्या होता है कि 5वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है
वो क्रोमोसोम के सिरे टूट जाते हैं और सिरे टूट जाने के कारण ऐसा बच्चा रोते समय म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालता है, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम कहा गया है। इस रोग में 5वीं जोड़ी गुणसूत्र के सिरे टूट जाते हैं, जिसके कारण बच्चा रोते समय म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालता है। देखो क्या होता है, जैसे ये क्रोमोसोम है, जैसे ये 5वीं जोड़ी क्रोमोसोम है, ये 5वीं जोड़ी क्रोमोसोम है, इसमें जो सिरे हैं ये सिरे टूट जाते हैं, इस तरह से सिरे टूट जाते हैं और ऐसा टूट जाने के कारण कैट क्राई सिंड्रोम हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने ये मानव रोग में आनुवंशिक रोगों की बात की। इसमें हमने हीमोफीलिया को देखा है, वर्णांता को देखा है, सिकल सेल एनीमिया को देखा है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, कैट क्राई सिंड्रोम, इनकी बात की है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इन्हें ध्यान से देखना, यहीं से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।